गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड। मैं नीतीश सर आप लोगों के लिए भौतिक विज्ञान का अगला वीडियो लेके आया हूँ। हमारी और आपकी बात जो बेटा हो रही थी वो हो रही थी भौतिक जगत के बारे में। भौतिक जगत पर माय डियर फ्रेंड हमारे 2 वीडियो हो चुके हैं, यानी ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है। आज हम भौतिक जगत के तीसरे वीडियो की तरफ चलते हैं और पढ़ते हैं। जैसा कि हमने आपको पढ़ा रखा है, हमने आपको बता रखा है माय डियर फ्रेंड, हमने आपको बता रखा था, सबसे पहले बताया था कि प्रकृति के मूल बल, यानी प्रकृति में कौन कौन से मूल बल हैं। तो हमने आपको बताया था कि प्रकृति में 4 प्रकार के मूल बल होते हैं। कौन कौन से? एक गुरुत्वाकर्षण बल, दूसरा बताया था विद्युत चुंबकीय बल, तीसरा बताया था प्रबल नाभिकीय बल और चौथा था दुर्बल नाभिकीय बल। यानी गुरुत्वाकर्षण बल की अगर बात करें तो इसके बारे में हमने आपको संभवतः शर्त डेरिवेशन भी करा दिया था बेटा, और हमने इसके बारे में जो भी हमारी बात थी, छोटी बड़ी जो भी इसके मतलब गुण थे, डेरिवेशन था, फिगर था, वो सारा बता दिया था। गुरुत्वाकर्षण बल क्या था? जो हमारी किन्हीं 2 वस्तुओं के बीच में लगता है। गुरुत्वाकर्षण बल कौन सा होता है? गुरुत्वाकर्षण बल सिर्फ आकर्षण बल होता है माय डियर फ्रेंड, याद होगा आपको। आज जो हम बात करते हैं इसी के आगे आज हम बात कर रहे हैं माय डियर फ्रेंड। तो आज हम बात करते हैं किसके ऊपर? आज हम बात करते हैं विद्युत चुंबकीय बल के ऊपर। किसके ऊपर बात करते हैं माय डियर फ्रेंड? आज हम बात कर रहे हैं विद्युत चुंबकीय बल के ऊपर। फिर नाभिकीय बल और दुर्बल नाभिकीय, आज हम इन सभी को खत्म कर देंगे। अभी हम बात करते हैं विद्युत चुंबकीय बल के ऊपर बात कर रहे हैं। तो विद्युत चुंबकीय बल के ऊपर हम जब बात कर रहे हैं, तो विद्युत चुंबकीय बल के ऊपर हम बात कर रहे हैं, तो आज हम किसके ऊपर सिर्फ बात करेंगे? आज हम सिर्फ बात करेंगे विद्युत चुंबकीय बल। हमने आपको बताया था कि याद होगा, अगर किसी को याद होगा, थोड़ा सा याद होगा, हमने बताया था कि विद्युत चुंबकीय बल का मतलब थोड़ा सा एक देख लो, थोड़ा ले ले मारकर तब समझ में आएगा। देखो, हमने बताया था जो हमारा गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो किन्हीं 2 पिंडों के बीच में लगता है। जैसे मान लो बेटा, एक हमारी वस्तु ये है जिसका नाम है ए, और एक वस्तु हमारी बी है जिसका नाम क्या है? बी। ठीक है, एक वस्तु ए है और एक वस्तु बी है। ये दोनों वस्तुएं एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखी। कितनी दूरी पर रखी बेटा? हमने मान लिया r दूरी पर रखी है। तो इन 2 वस्तुओं के बीच में जो बल लगता है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। याद आया? लेकिन विद्युत चुंबकीय बल नहीं होता। विद्युत चुंबकीय बल हमेशा 2 वस्तुएं तो हों, लेकिन कैसे? 2 आवेशित वस्तुओं के बीच में लगता है, जो हमारी आवेश के बीच में, अर्थात 2 आवेशित वस्तुओं के बीच में जो बल लगता है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बेटा विद्युत चुंबकीय बल बोलते हैं। याद होगा माय डियर फ्रेंड, याद आया? हमने आपको बताया था, हम आपको बता चुके हैं माय डियर फ्रेंड, गुरुत्वाकर्षण बल किन्हीं 2 वस्तुओं के बीच में लगता है और संसार की प्रत्येक वस्तु के बीच में लगता है, किसी में कम और किसी में ज़्यादा। माय डियर फ्रेंड, हम आपको बता चुके हैं विद्युत चुंबकीय बल जो होता है ये आवेशित वस्तुओं के बीच में लगता है। कैसे लगता है? चलो इसके बारे में आगे हम समझते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई अगर प्रॉब्लम हो तो हमें बताएं। यहाँ तक तो संभवतः कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हम बात करते हैं, तो हमने क्या बताया? सबसे पहले हम बात किसकी करते हैं? अभी हम बात करेंगे गुरुत्वाकर्षण बल तो हो चुका, आज हम बात करेंगे विद्युत चुंबकीय बल के ऊपर। किसके ऊपर बात करेंगे माय डियर फ्रेंड? विद्युत चुंबकीय बल। विद्युत चुंबकीय बल, जैसा कि अभी हाल हमने आपको बता रखा, आवेशित कणों के मध्य लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल को विद्युत चुंबकीय बल कहते हैं। जैसा कि हमने आपको बता रखा था माय डियर फ्रेंड, गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वो सिर्फ आकर्षण बल होता है, लेकिन विद्युत चुंबकीय बल जो होता है वो दोनों होते हैं, यानी आकर्षण तथा प्रतिकर्षण दोनों बल होता है। कौन सा? विद्युत चुंबकीय बल होता है। ये किस में लगेगा? ये 2 आवेशित वस्तुओं के बीच में लगता है। कैसे? देखो, इसके बारे में थोड़ा समझ लो। वैसे आपने माय डियर फ्रेंड ये आपने हाई स्कूल में पढ़ रखा होगा। जैसे देखो, जैसे हमने माय डियर फ्रेंड ये मान के चल रहे हैं, माना ये एक मेरी वस्तु है, ये वस्तु है, ये जो वस्तु है और इस पर +2 कूलाम का आवेश है, समझना, +2 कूलाम का आवेश है। और दूसरी वस्तु इससे थोड़ी दूरी पर रखी है, इस पर कितना आवेश है? इस पर 3 कूलाम का आवेश है, वो भी प्लस का। ठीक, और दोबारा एक दूसरी वस्तु है, इस पर -2 कूलाम का आवेश है, और अगली कंडीशन एक और वस्तु है बेटा, उस पर -3 कूलाम का आवेश है। अगली कंडीशन क्या हो सकती है माय डियर फ्रेंड? एक हमारी वस्तु है जिस पर +5 कूलाम का आवेश है, समझना, और एक और हमने वस्तु ले ली माय डियर फ्रेंड जिस पर आवेश है -2 कूलाम का आवेश है।
अब यहाँ पर आपको यहाँ से बात क्लियर आपकी हो जाएगी, हमें लगता है बहुत समझ में आ जाएगा आपको। देखो पहली हम फर्स्ट ऑफ ऑल माय डियर फ्रेंड पहली दो वस्तुओं की हम बात कर रहे हैं। देखो ध्यान से, पहली दो वस्तुओं की अगर हम बात करें तो पहली दो वस्तुओं की अगर हम बात करें तो हमने आपको क्या बताया था, पहली दो वस्तुओं में, पहली दोनों वस्तुओं पर ध्यान से देखो, पहली दोनों वस्तुओं पर कैसा है, पहली दोनों वस्तुओं पर सेम आवेश है बेटा। पहली दोनों वस्तुओं माय डियर फ्रेंड इस पर भी +2 कूलाम का आवेश है और दूसरी वस्तु पर माय डियर फ्रेंड इस पर भी +3 कूलाम का आवेश है। मेरे कहने का मतलब है दोनों वस्तुओं पर जो हमारा आवेश है माय डियर फ्रेंड वो है कैसा, सेम आवेश, यानी दोनों पर पॉजिटिव आवेश है। जब दो वस्तुओं पर समान आवेश होता है अर्थात पॉजिटिव जैसा भी हो लेकिन सेम आवेश होता है तो उनके बीच में हमेशा क्या लगता है, उनके बीच में हमेशा प्रतिकर्षण बल लगता है, एक दूसरे से दूर हटते हैं। बात समझ भाई। एक और देख लो, जैसे हमने दूसरी माय डियर फ्रेंड दूसरा जो हमने फिगर लिया था उसमें क्या था, उसमें एक वस्तु पर जो हमारा चार्ज था वो था -2 कूलाम का और दूसरी वस्तु पर जो हमारा चार्ज था वो था -3 कूलाम का आवेश था। अगर हम बात करें ये जो लास्ट की दोनों वस्तुएं हैं, दोनों वस्तुओं पर चार्ज तो नेगेटिव है लेकिन है कैसा चार्ज माय डियर फ्रेंड, है सेम चार्ज है। कैसा, दोनों पर नेगेटिव है। पहली जो आपकी दो वस्तुएं दिख रही माय डियर फ्रेंड उन पर दोनों पर पॉजिटिव आवेश है और दूसरी जो दो वस्तुएं, दूसरी कंडीशन दो वस्तुएं दिख रही माय डियर फ्रेंड उन पर दोनों पर नेगेटिव आवेश है। यानी हम ये कह सकते हैं पहली दो वस्तुओं पर सेम आवेश है लेकिन पॉजिटिव है और दूसरी वस्तुओं पर भी सेम है लेकिन नेगेटिव है। जब दो वस्तुओं पर सेम आवेश हो चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव तो हमारा क्या होगा बेटा माय डियर फ्रेंड, तो हमारा होगा प्रतिकर्षण बल। लेकिन यदि दो वस्तुओं पर विपरीत आवेश उपस्थित है माय डियर फ्रेंड, जैसे इस वस्तु पर कितना है +5 माइक्रो कूलाम आवेश उपस्थित है और इस पर -2 कूलाम आवेश उपस्थित है, इस पर +5 कूलाम आवेश है, इस पर -2 कूलाम आवेश उपस्थित है। तो दोनों वस्तुओं पर माय डियर फ्रेंड आवेश कैसा है, विपरीत आवेश है। इसलिए इन वस्तुओं के बीच में जो हमारा बल लगेगा वो हमारा कौन सा बल होगा, वो हमारा आकर्षण बल होगा। कौन सा बल होगा, आकर्षण बल होगा। यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम तो बताओ, यहाँ इस जगह तक माय डियर फ्रेंड बिल्कुल क्लियर समझ में आया। मेरे यहाँ से समझाने का सिर्फ एक बस छोटी सी बात थी, यानी फिर समझ लो माय डियर फ्रेंड, यदि दो वस्तुओं पर सेम आवेश है यानी पॉजिटिव हो या दोनों पर नेगेटिव हो, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, तो उन दोनों वस्तुओं के बीच में क्या लगेगा माय डियर फ्रेंड, प्रतिकर्षण बल। लेकिन यदि दो वस्तुओं में विपरीत आवेश है, कैसा, चाहे पॉजिटिव नेगेटिव हो या नेगेटिव पॉजिटिव हो, कोई दिक्कत नहीं, चाहे पॉजिटिव नेगेटिव हो चाहे नेगेटिव पॉजिटिव हो, तो उनके बीच में क्या लगेगा माय डियर फ्रेंड, आकर्षण बल लगेगा। अब तो बात बिल्कुल समझ में आ गई क्लियर। दो वस्तुओं पर ये तो मालूम होगा माय डियर फ्रेंड कि जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन त्यागती है तो उस पर नेगेटिव आवेश, जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन त्यागती है तो उस पर पॉजिटिव आवेश आता है और यदि कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है तो उस पर माइनस आवेश आता है। यहाँ तक क्लियर माय डियर फ्रेंड। चलो आगे चलते हैं। इसी के बाद जब हम आगे चलते हैं तो अब हम बात करते हैं कूलाम के नियम से। कूलाम साहब ने विद्युत चुंबकीय बल के बारे में क्या बताया, देखो उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा था किन्हीं दो बिंदुओं के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल हम बता चुके बेटा माय डियर फ्रेंड, हम आपको बता चुके कि विद्युत चुंबकीय बल जो होता है वो आकर्षण तथा प्रतिकर्षण दोनों बल होता है। यानी जो हमारा विद्युत चुंबकीय बल होता है वो आकर्षण तथा प्रतिकर्षण दोनों बल होता है, आकर्षण भी होता है प्रतिकर्षण भी होता है बल। अब देखो यहाँ से माय डियर फ्रेंड, जैसे हमने गुरुत्वाकर्षण बल बताया वैसे ही आप विद्युत चुंबकीय बल को याद रख सकते हैं। ऐसे ही डेरिवेशन है, दिमाग में ज्यादा को जोर नहीं लेने का। उनका मान देखो, उनका मान उन दो बिंदुओं के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती व उनके आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। जैसा कि माय डियर फ्रेंड वहां आपको याद होगा, वहां पर क्या था, जो गुरुत्वाकर्षण बल में हमने क्या, उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, बिल्कुल सही। बस इसमें सिर्फ एक चीज चेंज कर दो, आवेशों, आवेश की जगह वहां पर थे द्रव्यमान, क्या थे बेटा, द्रव्यमान m1 और m2। यहाँ पर आवेश सब जुड़ गया, ये बन गया विद्युत चुंबकीय बल। दोनों को सेम एक जैसा याद रखेंगे माय डियर फ्रेंड। ओके, यहां तक क्लियर है। आगे चलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ये फिगर के बारे में।
देखो फिगर में देखो, हमने वहाँ पर हमने क्या बताया था माय डियर फ्रेंड, वहाँ बताया था हमने कि मेरे पास दो कोई ऑब्जेक्ट हैं, दो कोई वस्तुएं हैं, वो एक दूसरे से कुछ दूरी पर उपस्थित हैं वहाँ और उस जगह दोनों वस्तुओं के बीच, दोनों वस्तुओं के हमने क्या लिए थे माय डियर फ्रेंड, द्रव्यमान, और यहाँ पर दोनों वस्तुओं के हमने क्या लिए, आवेश। यहाँ पर भी दो वस्तुएं हैं, माना मेरे पास दो वस्तुएं हैं, दो वस्तुएं एक दूसरे कितनी दूरी पर उपस्थित हैं, स्मॉल r दूरी पर उपस्थित हैं। पहली वस्तु पर आवेश कितना है, q1, दूसरी वस्तु पर आवेश कितना है, q2, और इनके बीच में जो बल लग रहा है वो कितना लग रहा है, कैपिटल F, और इनके बीच की दूरी है कैपिटल स्मॉल r। कोई दिक्कत, चलो तो सबसे ऐसे करके बिल्कुल सेम याद रखेंगे तो याद रहेगा। कैपिटल F हम क्या कह सकते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल F होता है, यानी गुरुत्वाकर्षण बल F अनुक्रमानुपाती, जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है आपकी किसके बेटा, इन दोनों आवेशों के, कौन कौन, Q1 और Q2 के गुणनफल की। तो हम ये कह सकते कैपिटल F Q1 इंटू Q2, क्या कह सकते, F अनुक्रमानुपाती Q1 इंटू Q2। और वहां पर क्या था बेटा, वहां था कैपिटल F अनुक्रमानुपाती M1 इंटू M2, याद हो गया। वहां M1 M2 लगा दो तो गुरुत्वाकर्षण बल, और Q1 Q2 लगा दो तो विद्युत चुंबकीय बल यानी विद्युत बल, कोई दिक्कत तो नहीं। और दूसरा क्या बात, दूसरा इन्होंने कूलाम साहब ने बताया कि इन दोनों के मध्य लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वो इनके बीच की दूरी के कैसे होता है, इनकी बीच की दूरी के वर्ग के कैसे होता है माय डियर फ्रेंड, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी इनके बीच में बल F लग रहा है, बीच की दूरी r है, उसका वर्ग क्या होगा, r², बीच की दूरी के वर्ग के कैसे होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये यहाँ तक बात क्लियर है, यहाँ तक बात क्लियर है। यहाँ तक अगर आपकी बात क्लियर है माय डियर फ्रेंड तो आप आगे चलते हैं। तो हमने क्या बताया, जैसे कि अभी हाल हमने बताया था, आप समझ लो। तो कैपिटल F अनुक्रमानुपाती, आवेश एक पर Q1 दूसरे पर Q2, तो क्या बनेगा, कैपिटल F अनुक्रमानुपाती Q1 इंटू Q2। इनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती यानी क्या बनेगा माय डियर फ्रेंड, कैपिटल F अनुक्रमानुपाती 1/r², याद होगा, पीछे भी बता चुके। इन दोनों समीकरण देखो, इधर भी F लिखा, इधर भी F लिखा, दोनों जगह F लिखा, तो एक बार हमने F लिख लिया, ठीक। ऊपर लिख दिया Q1 इंटू Q2 का जब गुणा आप एक में करेंगे तो आपका आएगा Q1 इंटू Q2 और बटे में आएगा r²। ये जो अनुक्रमानुपाती का चिन्ह या व्युत्क्रमानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, कोई ना कोई कांस्टेंट लगाएंगे, तो यहाँ पर हमने कांस्टेंट क्या लगा दिया, K। तो यहाँ से बन गया कैपिटल F बराबर K Q1 Q2 बटे r²। यही हमारा बल होता है, कौन सा, यही विद्युत चुंबकीय बल होता है। के का भी बहुत सारे मान होते हैं, परेशान ना हो, ये आपको इंटर पढ़ने को मिलेगा भी नहीं, हमने आपको बता चुके। ये जो चैप्टर है बेटा, इसको जितना बड़ा कर पाओ उतना बड़ा, जितना छोटा कर पाओ उतना छोटा। क्यों, क्योंकि ये जो चैप्टर है पूरी फिजिक्स का इंट्रो यानी परिचय है, और परिचय देने का मतलब क्या हुआ, अगर हम प्रत्येक के बारे में बता चले जाएं तो पहले ही चैप्टर 2 साल नहीं खत्म होगा, सही है। तो इसलिए परेशान ना हो, ये आपको इंटर पढ़ने को मिलेगा भी नहीं, इस बस थोड़ी सी जानकारी हो गई कि गुरुत्वाकर्षण बल क्या है और विद्युत चुंबकीय बल क्या है, इनकी गुण वगैरह, ठीक है। यही आपको याद रखना है और ज़्यादा कुछ नहीं याद रखना, फिर तो सब कुछ पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया बेटा, कैपिटल F बराबर। अब देखो आगे चलते हैं, विद्युत चुंबकीय बल के गुण, जैसा कि आपको याद होगा हमने आपको वहां बताया था बेटा, गुरुत्वाकर्षण बल के गुण पढ़ाए थे। तो इसी प्रकार ये हैं विद्युत चुंबकीय बल के गुण, कौन कौन से हैं, ये बल आकर्षण तथा प्रतिकर्षण दोनों हो सकते हैं, बताया था हमने बेटा। गुरुत्वाकर्षण बल सिर्फ क्या होता है, अब याद रखो, दोनों याद हो जाएंगे माय डियर फ्रेंड, हम आपको बता चुके हैं गुरुत्वाकर्षण बल सिर्फ आपका आकर्षण बल होता है, लेकिन विद्युत चुंबकीय बल आकर्षण तथा प्रतिकर्षण दोनों हो सकते हैं माय डियर फ्रेंड। नेक्स्ट पॉइंट करें, ये दूरी संबंधी व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करते हैं। वहां भी हमने बताया था, याद है, वहां भी हमने आपको बताया था ये दूरी संबंधी व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करते हैं। यानी माय डियर फ्रेंड, ये जो दूसरा पॉइंट है वो गुरुत्वाकर्षण बल और विद्युत चुंबकीय बल दोनों का कॉमन है। क्यों कॉमन है बता दें, वहां पर भी उन्होंने कहा था कि जो बल होता है उनके बीच की दूरी के वर्ग के कैसे होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, वहां भी कहा था और यहां भी कहा। जब दोनों जगह यही एक लाइन बनती है इसलिए इसकी हिंदी भी वही बन गई, क्या, ये दूरी संबंधी व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करते हैं। बात सही है बिल्कुल, क्योंकि F जो होता है वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आगे चलो, ये अधिक दूरी तक प्रभावी नहीं होते। अब बस यहां से बात पलट दो, वहां हमने बताया था गुरुत्वाकर्षण बल में बताया था बेटा ये अधिक दूरी तक प्रभावी होते हैं। कैसे, हमने आपको बताया था जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है संसार की प्रत्येक वस्तुओं पर लगता है, चाहे चंद्रमा पृथ्वी के बीच में चाहे जितनी दूरी हो जाए, लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल जरूर लगेगा। बस ये है
किसी पर ज़्यादा तो किसी पर कम। लेकिन इसमें क्या है, विद्युत चुंबकीय बल का ये गुण है, ये अधिक दूरी पर प्रभावी नहीं होता, अर्थात दूरी अधिक होने पर विद्युत चुंबकीय बल कैसा हो जाता है, नगण्य हो जाता है, कार्य नहीं करता है। ठीक है, आगे देखो। अब देखो ये जो पॉइंट है ये ज़्यादा अलग अलग रहा। दो प्रोटॉनों के मध्य वैद्युत बल उनके बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल का 10 की पावर 36 गुना होता है। हमने क्या बताया, दो प्रोटॉनों के मध्य वैद्युत बल, दो जो प्रोटॉन होते हैं माय डियर फ्रेंड, दो प्रोटॉनों के मध्य जो वैद्युत, दो प्रोटॉनों के मध्य वैद्युत बल उनके बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल का 10 की पावर 36 गुना होता है। ये न्यूमेरिकल की तरह यूज होता है। ठीक है, ये इंटर में न्यूमेरिकल है। ठीक है, लेकिन आपको उसे याद रखना है, दो जो प्रोटॉन होते हैं, मतलब उनके कहने का मतलब ये है, देखो जैसे ऐसे हमने मान लिया एक प्रोटॉन ये है माय डियर फ्रेंड, एक प्रोटॉन एक प्रोटॉन ये है माय डियर फ्रेंड, इनके बीच की दूरी कुछ हमने मान ली, कुछ भी मान लो, वही आर माननी पड़ेगी, इनके बीच की दूरी कुछ है। तो दो प्रोटॉनों के मध्य बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल, तो इनके बीच में मान लो गुरुत्वाकर्षण बल कौन लग रहा है, F1 मान लिया। और फिर जब ये प्रोटॉन है तो इन पर आवेश भी होगा माय डियर फ्रेंड, तो इनके बीच में हमारा कौन सा विद्युत चुंबकीय बल भी लगे, उसे हमने मान लिया F2। तो ये कहा उन्होंने कि जो गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वो उनके बीच, गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है, जो गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है उसका विद्युत चुंबकीय बल 10 की पावर 36 गुना होता है। यानी जो विद्युत चुंबकीय बल होता है वो गुरुत्वाकर्षण बल का 10 की पावर 36 गुना होता है। यहाँ तक क्लियर हुआ माय डियर फ्रेंड, इतनी बात समझ में आई, बिल्कुल क्लियर। ओके, इसी पॉइंट छोटे छोटे हैं, आगे चलो। गुरुत्वाकर्षण बल के गुण देखो, एक बार रिवीजन कर लें। तो हमने क्या बताया, गुरुत्वाकर्षण बल के नियम बताया थे बेटा माय डियर फ्रेंड, हमने बताया था ये सदैव आकर्षण बल होती है माय डियर फ्रेंड, याद है। नंबर दूसरा था ये प्रकृति में सबसे दुर्बल बल है, मतलब सबसे कम मात्रा में सबसे कमजोर बल होते हैं। ये दूरी संबंधी व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करते हैं, दोनों में सेम था नियम माय डियर फ्रेंड। ये बहुत लंबी दूरी पर भी कार्य करते हैं और ये बहुत लंबी दूरी पर कार्य नहीं करते। कौन, विद्युत चुंबकीय बल। ये संरक्षी बल होते बताया था, और ये केंद्रीय बल होते हैं। अब हम बात करते हैं प्रबल नाभिकीय बल। किसकी बात करते हैं बेटा, प्रबल नाभिकीय, उसको देख लो। प्रबल नाभिकीय बल की हम बात करते हैं, प्रबल नाभिकीय बल की हम बात करते हैं तो याद होगा आपको, प्रबल नाभिकीय बल में हमने देखो क्या है, दो प्रोटॉनों के नाभिक में, परमाणु के नाभिक में प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों को आपस में बांधे रखने वाला प्रबल नाभिकीय बल कहलाता है। बिल्कुल सही बात है। जैसे आपको खूब पता होगा बेटा, ये अगर नाभिक, ये मेरा कोई परमाणु है, क्या है, परमाणु। ये अगर आपका परमाणु है, क्या है, परमाणु। ये अगर आपका परमाणु है तो इसके नाभिक में कौन कौन उपस्थित होते हैं, इसके नाभिक उपस्थित होते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, याद होगा। और जो इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं, इलेक्ट्रॉन इस परमाणु की कक्षा में क्या करते हैं, चक्कर लगाते, याद है। जो हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इस नाभिक की कक्षा में, इस परमाणु की कक्षा में क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। बस यहीं से आप यही आपकी डेफिनेशन हो गई। यानी किसी परमाणु के नाभिक में जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन बंधे रहते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा देते हैं, तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन किसी नाभिक में किस तरह से बंधे रहती, कोई ना कोई बल लगता होगा बेटा। ऐसा तो नहीं है कि फेविक्विक लगा के जोड़ दिया गया या रस्सी से बांध दिया गया, नहीं। उन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन किसी परमाणु के नाभिक में किसी ना किसी बल के द्वारा बंधे रहते हैं, किसी ना किसी बल के द्वारा बंधे रहते हैं। उस बल को हम क्या बोलते हैं, उस बल को हम बोलते हैं प्रबल नाभिकीय बल। बिल्कुल, अब बात समझ में आई। यानी कोई परमाणु होता है, किसी परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। किसी परमाणु के नाभिक में जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, उन दोनों को जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन नाभिक में किस बल द्वारा बंधे रहते हैं, जिस बल द्वारा बंधे रहते हैं उसे नाभिकीय बल कहते हैं। यह हमने उस दिन आपको यह भी बताया था बेटा, इस पर गुरुत्वाकर्षण बल भी लगता है, लेकिन वो कैसा, दुर्बल बल होता है, इसलिए कार्य नहीं करता, इसलिए प्रबल नाभिकीय बल ज्यादा शक्तिशाली माना जाता है। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं माय डियर फ्रेंड, गुरुत्वाकर्षण। अब हम बात करते हैं दुर्बल नाभिकीय बल। देख लो, दुर्बल नाभिकीय बल केवल निश्चित नाभिकीय अभिक्रियाओं पर लगते हैं। जैसे आपने अगर पढ़ा होगा बेटा, रेडियो एक्टिविटी एक चैप्टर होता है, जैसे उसमें से एक अल्फा कण निकलता है, एक बीटा कण निकलता है और एक गामा कण निकलता है, याद है। अल्फा कण, बीटा कण, गामा कण, ये क्या होते हैं, ये हमारे ये हमारे कण होते हैं, अल्फा बीटा गामा। ये रेडियो एक्टिव कण बोलते हैं इनसे। जो हमारी रेडियो एक्टिव इकाई, रेडियो एक्टिवता होती है, जब रेडियो एक्टिवता से 3 अलग अलग किरणें निकलती हैं, ये कण निकलते हैं, हम क्या बोलते हैं, अल्फा बीटा और गामा।
यह पता होगा आपको। तो जो अल्फा बीटा गामा कर निकलते यही तो हमारी नाभिकीय अभिक्रियाओं में यूज होते हैं। वही उसने कहा है कि दुर्बल नाभिकीय बल केवल निश्चित नाभिकीय अभिक्रियाओं पर लागू होते हैं। यानी जो अल्फा बीटा गामा होते हैं, यानी यदि किसी नाभिकीय अभिक्रिया से माय डियर फ्रेंड बीटा कर निकलता है तो निश्चित नाभिकीय अभिक्रियाओं पर कौन सा बल लगता है? बीटा पर दुर्बल नाभिकीय बल लगता है। बस इतना याद रखना है माय डियर फ्रेंड कि दुर्बल नाभिकीय बल, सिर्फ दुर्बल नाभिकीय बल जो होते हैं वो एक नाभिकीय अभिक्रियाओं पर ही लगते हैं। किस पर लगते हैं? नाभिकीय अभिक्रियाओं पर लगते हैं। यहाँ तक क्लियर माय डियर फ्रेंड? चलो आगे चलते, आगे हम बात करते हैं। अब हम इन जो हमने बल आपको माय डियर फ्रेंड 4 बल पढ़ाए हैं, इन चारों बलों के बारे में हम एक बार कंपेरिजन कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? कंपेरिजन मतलब तुलना। ठीक है, किस पर ज़्यादा और किस पर कम। देखो, तो सबसे पहले हमने माय डियर फ्रेंड बात की थी गुरुत्वाकर्षण बल। तो गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है, इसको याद रखना है इस टेबल को। जो गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वो आपेक्षिक प्रबलता जो होती है माय डियर फ्रेंड वो होती है 10 की पावर -39। कितनी होती है? 10 की पावर -39। परास की बात करें, हमने आपको माय डियर फ्रेंड बताया था कि गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वो संसार की प्रत्येक 2 वस्तुओं के बीच में लगता है। उनके बीच की दूरी चाहे जितनी कम हो और चाहे जितनी ज़्यादा हो, बताया था। तो हम ये कह सकते हैं गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है उसकी परास कैसी होती है? अनंत। अब यह हाल हमने बताया कि उनके बीच की दूरी चाहे आकाश मान लो, चाहे चंद्रमा और पृथ्वी मान लो, सूरज और पृथ्वी मान लो, इनके बीच की दूरी तो अनंत है, बहुत ज़्यादा दूरी है। और भी कोई चीज़ दूरी मान लो, लेकिन इनके बीच में फिर भी गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। अतः हम कह सकते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है उसकी परास अनंत होती है और आपेक्षिक प्रबलता 10 की पावर -39 होती है। याद रहेगा ये जिनके बीच में कहाँ लगता है गुरुत्वाकर्षण बल। देखो हमने पूरी टेबल मस्त बनाई है माय डियर फ्रेंड। गुरुत्वाकर्षण बल किनके बीच में लगता है? गुरुत्वाकर्षण बल विश्व में स्थित सभी पिंड पर लगता है। हमने बताया जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है, गुरुत्वाकर्षण बल संसार में प्रत्येक वस्तु पर लगता है। गुरुत्वाकर्षण बल विश्व में जितनी भी वस्तुएं उपस्थित हैं उन सभी पिंडों पर गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। परास अनंत और आपेक्षिक 10 की पावर -39, अर्थात ये बहुत कम होता है। ठीक, दुर्बल नाभिकीय बल की बात करें तो दुर्बल नाभिकीय बल की प्रबलता होती है 10 की पावर -13। परास कैसी होती? बहुत कम। हमने बताया दुर्बल नाभिकीय बल कहाँ लगता है? सिर्फ नाभिकीय निश्चित नाभिकीय अभिक्रियाओं पर लगता है, बहुत कम होती है। यानी अब नाभिकीय अमाप होते। ठीक है, बहुत कम। अब नाभिकीय अमाप मतलब 10 की पावर -16 मीटर, मतलब 10 की पावर -16 मीटर कितनी छोटी होगी माय डियर फ्रेंड। इसके बीच में दुर्बल नाभिकीय बल लगता है। और किन के बीच में लगता है? कुछ मूल कण विशेष इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। हमने बताया ये कुछ जो होते, सभी नहीं, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में लगता है। और कुछ मूल कण जो होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में दुर्बल नाभिकीय बल लगता है, सभी के बीच में नहीं। अगला आता है माय डियर फ्रेंड विद्युत चुम्बकीय बल, जो अभी हाल हमने आपको पढ़ाया। विद्युत चुम्बकीय बल जो होता है वो होता है 10 की पावर -2। इसकी आपेक्षिक प्रबलता होती है 10 की पावर -2। ये कहाँ लगता है? ये भी अनंत पर लगता है, दूरी निर्धारित नहीं है। इसकी परास भी अनंत है। आवेशित कण कहाँ पर लगता है? आवेशित कण हमने बताया था माय डियर फ्रेंड, जो विद्युत चुम्बकीय बल होता है ये 2 या 2 से अधिक आवेशित कण के बीच में लगता है, 2 कणों के बीच में। ठीक है, प्रबल नाभिकीय बल के बारे में अभी हमने बताया था कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन किसी परमाणु के नाभिक में जिस बल द्वारा बंधे रहते हैं उसे हम क्या बोलते हैं माय डियर फ्रेंड? उसे बोलते हैं प्रबल नाभिकीय बल। इसकी आपेक्षिक प्रबलता 1 होती है। ये लघु नाभिकीय अमाप 10 की पावर -15 मीटर है। न्यूक्लियन भारी मूल कण के बीच में लगता है। अब यहाँ से माय डियर फ्रेंड एक बात आपको याद हो गई, यानी अगर पूछा जाए कि संसार विश्व में प्रकृति में सबसे आकर्षक बल, सबसे प्रबल बल कौन सा है? तो उसका आंसर होगा प्रबल नाभिकीय बल, क्योंकि इसकी प्रबलता 1 है। इसके बाद दूसरा बल होगा, उसका नाम होगा विद्युत चुम्बकीय बल। तीसरा होगा दुर्बल नाभिकीय बल। और प्रकृति में सबसे कमजोर, सबसे दुर्बल बल होता है वो होता है गुरुत्वाकर्षण बल। याद आया? देखो यहाँ से अंदाजा लगा लो, जिसकी अपेक्षा जितनी अच्छी है वो अच्छा है। तो प्रबल नाभिकीय बल सबसे अच्छा होता है, प्रकृति में सबसे स्ट्रांग माना जाता है। विद्युत चुम्बकीय बल प्रकृति में दूसरा स्ट्रांग बल है। दुर्बल नाभिकीय बल तीसरा होता है। गुरुत्वाकर्षण बल सबसे दुर्बल बल होता है। यहाँ तक माय डियर फ्रेंड कोई दिक्कत? अब माय डियर फ्रेंड जो हम आपको पढ़ा चुके हैं, अब हमारी बात आती है, एक थोड़ी छोटी छोटी बातें हैं, समझ लो
दुर्बल द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या लिखा है? ये लिखा है माय डियर फ्रेंड, ये लिखा है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। आपने पढ़ा होगा ऊर्जा संरक्षण का नियम पढ़ा था, वैसे ही द्रव्यमान संरक्षण का नियम है माय डियर फ्रेंड। क्या होता है कि द्रव्यमान ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना नष्ट किया जा सकता है, बस इसे एक माध्यम से दूसरे माध्यम कन्वर्ट किया जा सकता है। जैसे हमने आपसे कहा आपके पास कोई है, मान लो ऐसा समझ लो, हमने मान लिया माय डियर फ्रेंड, हमने मान लिया माना 2 kg आपके पास कोयला है, तो कोयला को आपने जलाया, जलने के बाद आपके पास क्या बनेगी? राख बनेगी। क्या बनेगी? राख बनेगी। तो राख प्लस कार्बन डाइऑक्साइड जो भी आपकी बनेगी, इसका वजन और प्लस इसका वजन, इन दोनों का जो द्रव्यमान होगा वो आपस में कैसा होगा? बराबर होगा। यही तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहलाता है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम केमिस्ट्री में पढ़ा होगा माय डियर फ्रेंड। द्रव्यमान संरक्षण का मतलब होता है कि अभिकारक उत्पाद पता है तो समझ में आ जाएगा। द्रव्यमान संरक्षण का मतलब होता है माय डियर फ्रेंड कि अभिकारक का कुल द्रव्यमान और उत्पाद का कुल द्रव्यमान आपस में बराबर होते, उसे हम द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। यानी अभिक्रिया से पहले कुल द्रव्यमान और अभिक्रिया के बाद कुल द्रव्यमान दोनों की वैल्यू आपस में बराबर होनी चाहिए, इसे हम बोलते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ओके माय डियर फ्रेंड। दूसरा होता है ऊर्जा संरक्षण का नियम। ये तो आपने सही से बिल्कुल छोटी क्लास में पढ़ा होगा। ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है ना नष्ट की जा सकती है, बस इसे एक पद्धति से दूसरे पद्धति में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है। तीसरा जो होता है माय डियर फ्रेंड वो है संवेग संरक्षण का नियम। किसका नियम? संवेग संरक्षण का नियम। ये क्या होता है? देखो जैसे हमने ऐसे समझो, ऐसे ये मेरा एक बॉक्स है, ठीक, ये बॉक्स है। यदि किसी वस्तु पर वायर बल ना लगाया जाए, हम ये बॉक्स है, ये बॉक्स माय डियर फ्रेंड रखा है ऐसे, हम इस पर बाहर से मतलब किसी भी डायरेक्शन से, ना ऊपर से ना नीचे से ना दाएं से ना बाएं से, हम इस पर कोई भी डायरेक्शन से बल नहीं लगा रहे, ये रखा। अब बस यहीं से बनता है, यदि किसी वस्तु पर ब्राह्म बल ना लगाया जाए। ब्राह्म बल का मतलब क्या होता है? बाहरी बल होता है, बार एक्सटर्नल फोर्स, 0 लगा दूं। यदि किसी वस्तु पर ब्राह्म बल ना लगाया जाए तो उस वस्तु का संवेग संरक्षित रहता है, इसे संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। कोई वस्तु रखी, कोई बॉक्स रखा है माय डियर फ्रेंड बाहर, ये बॉक्स रखा, इस बॉक्स पर आप अगर बल नहीं लगाएंगे तो ना तो ये दबेगा ना ये फूलेगा, तो इसके अंदर जो भी संवेग है, संवेग क्या होता है पहले समझो। संवेग नहीं पता होगा, अभी ये सारे डेरिवेशन आएंगे बीच फिजिक्स में पाएंगे। P बराबर mv, किसकी बात कर रही माय डियर फ्रेंड? P बराबर mv की बात करें तो संवेग किस पर निर्भर कर? द्रव्यमान पर। यानी ये मेरा बॉक्स है, अगर इस पर हम दाब नहीं लगा रही तो जैसा रखा वैसे ही रखा, जब जैसा रखा है वजन तो वही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यदि इस पर हम बल लगाएंगे तो ये पिचकेगा, इसका वेग बढ़ेगा या घटेगा, कुछ भी होगा। लेकिन जब इस पर हम एक्सटर्नल बाहरी बल लगाएंगे नहीं तो वेग पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, अतः संवेग भी नहीं बदलेगा, इसलिए संवेग संरक्षण का नियम संरक्षित रहता है। सही है। तो क्या बताया? ये सारे आप इन सभी की डेफिनेशन हमने बिल्कुल सिंपल भाषा में पीडीएफ में लिख दी हैं, वो आपको इसी के साथ पीडीएफ मिल जाएगी। ओके, परेशान ना होना। तो संवेग संरक्षण का नियम क्या बताया हमने? यदि किसी वस्तु पर कोई ब्राह्म बल ना लगाया जाए तो उस वस्तु का संवेग संरक्षित रहता है। इसके बाद अगला होता है माय डियर फ्रेंड आवेश संरक्षण का नियम। बिल्कुल सिंपल सा। आवेश मतलब क्या होता है? आवेश के बारे में तो समझते होगे। आवेश मतलब कोई वस्तु होती है। आवेश क्या होती है? वस्तु होती है। तो कैसे? जैसे आवेश संरक्षण में बिल्कुल सिंपल तरीका है, जो ऐसा समझ लो। जैसे हमने मान लिया Na था, NaCl मान लिया, नमक। तुम्हारी केमिस्ट्री भाषा माय डियर फ्रेंड समझा दें। Na, अगर इसको हम तोड़ेंगे, अगर इसको हम ब्रेक करेंगे तो ये क्या बनेगा? ये आपका बनेगा Na धनायन और प्लस Cl लाइन, यही बनेगा माय डियर फ्रेंड। Na धनायन प्लस Cl लाइन, यही बनेगा। अगर हम बात करें कि इस एरो से पहले होता है, इसी का बोलते हैं अभिकारक। अभिकारक के आवेश की बात करें तो Na पर कुछ नहीं, Cl पर कुछ नहीं, तो इस पर आवेश कितना है? 0। इधर आ जाओ, Na पर आवेश 1 प्लस का, Cl पर आवेश 1 माइनस का, तो इस पर भी आवेश जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? 0। तो दोनों तरफ के आवेश कैसे हैं? बराबर। तो इसे हम बोलते हैं आवेश संरक्षण का नियम। तो बात समझ में आई? क्लियर माय डियर फ्रेंड। अगला होता है ऊर्जा द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ये देखो, यही नियम आइंस्टीन साहब ने दिया था। किसने दिया था? आइंस्टीन साहब ने। क्या उन्होंने बताया था कि E बराबर mc²। पढ़ा होगा आपने, क्या बताया था? E बराबर mc²। यानी यदि कोई वस्तु उस वस्तु का द्रव्यमान है तो वह वस्तु भी आपको ऊर्जा दे सकती है। कैसे?
यदि कोई वस्तु है तो उसका द्रव्यमान होगा। और सी क्या होती, प्रकाश की चाल। इसका मान कितना होता माय डियर फ्रेंड, प्रकाश की चाल का 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। कितना मान होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। और जब कोई वस्तु है तो उसका द्रव्यमान तो निर्धारित है ही, द्रव्यमान यहाँ रख देंगे, प्रकाश की चाल का गुणा कर देंगे तो आपकी एनर्जी निकल आएगी। यही ऊर्जा द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहलाता है। किसने दिया था, ये आइंस्टीन साहब ने सिद्ध किया था। आइंस्टीन साहब कौन थे, यही हमारे मॉडर्न फिजिक्स के बाप थे। कौन थे, मॉडर्न फिजिक्स के बाप कौन हैं, आइंस्टीन साहब, यानी पिताजी, फादर माय डियर फ्रेंड। ओके, तो इतनी बात आपको क्लियर हुई। यानी द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण का मतलब होता है E = mc²। यदि किसी वस्तु का कुछ द्रव्यमान है तो उससे हम ऊर्जा निकाल सकते हैं। ये हमारा माय डियर फ्रेंड ऊर्जा द्रव्यमान नियम था। ठीक है माय डियर फ्रेंड, तो यहाँ से अब आपका संभवतः चैप्टर समाप्त होता है। छोटी छोटी चीज़ें हैं वो आपकी PDF पे लिखी हैं, उनको पढ़ रहना। और आपकी छोटी छोटी चीज़ें होंगी वो भी हम जब कभी इस चैप्टर को फिर थोड़ा थोड़ा कभी देखते रहेंगे। जो भी चीज़ें नई नई होंगी, वैसे हमने सब कुछ लिख दिया है। समझाने वाली चीज़ें थी वो समझा दी, बाद बाकी बस दिमाग में एक बार रखनी है। इसी के साथ ही हमें लगता है कि ये चैप्टर समाप्ति की ओर हो चुका है। इसके बाद हम कल से शायद हम दूसरे चैप्टर की बात करते हैं। थोड़ा वीडियो भी बड़ा हो रहा है, इसलिए समझ लेना, ठीक है। और PDF मिल जाएगी, उसे फिर कॉपी में नोट कर लेना माय डियर फ्रेंड, और ध्यान से पढ़ना। जो भी आपकी क्यूरियोस जैसा भी वीडियो लगे उसको बताना माय डियर फ्रेंड। ओके, गुड बाय, खुश रहो, खुशहाल। ओके।